Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM पेपर सेकंड। अपना टॉपिक है वो रहेगा आज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, क्या कारण है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, अपना जो मेन पॉइंट था वो था मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुख्य समस्या क्या है, उस समस्या में मैंने आपको मेजर प्रॉब्लम के रूप में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये तीन पर बात की थी। मैंने कहा था कि हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे और उसके बाद जॉइंटली भी बात करेंगे। तो पॉवर्टी के बारे में लास्ट 2 क्लासेस थी, उसमें ही पॉवर्टी में आप लिखना चाहो रीजन ऑफ पॉवर्टी में तो और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम सेपरेटली पढ़ रहे थे कि पॉवर्टी में उसके रीजन क्या है और रिमूव किस प्रकार से की जा सकती है, सरकार के क्या प्रयास रहेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, उसकी किस भारत में जो बेरोजगारी है उसकी नेचर है, प्रकृति किस प्रकार की है, वो देखने को भी हमने कुछ मैन लिखे हैं। फिर बेरोजगारी के कारण क्या है, निवारण क्या है, इन सभी पर हम डिटेल से इस क्लास में बात करते हैं। आप चाहो तो गरीबी के जो कारण है, जो लास्ट क्लास में हमने कुछ लिखे थे, उसमें और लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट और भी लिख सकते हो। देखिए, लास्ट क्लास में जो हमारी रीजन ऑफ पॉवर्टी की क्लास थी उसमें पूंजी की कमी, कैपिटल डेफिशिएंसी के बारे में हमने बात की थी कि गरीबी के कारण में। इसमें दूसरा है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की पिछड़ापन है, ये भी हमने बात की थी। प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन पर हमने बात की थी। बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजी, निम्न प्रौद्योगिकी के बारे में हमने बात की थी स्टूडेंट लास्ट क्लास में। अनएम्प्लॉयमेंट भी था, उसका एक कारण गरीबी का कारण एक अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो आप। इंक्रीज पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, अंडर डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट मीन्स अल्प विकास। एक ये लिख सकते हो अनइक्वलेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की असमानता, वितरण की असमानता। सामाजिक कारण भी लिख सकते हो, सोशल रीजन्स, सामाजिक कारण भी है। समाज में रहते हैं तो सामाजिक परंपराओं को निर्वाह करना होता है, और उस निर्वाह करने के लिए जो गरीब है, किसान है, वो क्या करते हैं, सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने के लिए वो लोन लेते हैं और उस लोन को रीपेमेंट करने में उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक परंपराओं में आप लिख सकते हो निम्न विकास दर, लो ग्रोथ रेट, विकास दर है निम्न है, मतलब जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अर्निंग ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है, ये बताना है। और पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण बताने हैं। ये गरीबी के कारणों में आपको लिखना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप इस पर पूरा एक डिटेल से नोट्स तैयार कर लीजिए पॉवर्टी पर। फिर आप ये बता सकते हो बैड हैबिट्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्प्रभाव, गरीबी से क्या दुष्प्रभाव होंगे, वो भी एक पॉइंट था, छोटा पॉइंट है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ये स्टार्ट करेंगे अपन अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले उस गरीबी में ही ये पॉइंट भी आप अटैच कर देना, गरीबी के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। तो बैड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी में स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्टिव। ठीक है, कुपोषण का शिकार, आप देखते हो देश में कुपोषण के काफ़ी बच्चे शिकार हैं, उसका मेन कारण क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है। ठीक है, गरीबी के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, एक तो ये दुष्प्रभाव है इसका। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में, हम सोशल स्टेटस के बारे में हम बात करें तो गरीब लोगों को ज़्यादा कुछ सम्मान नहीं दिया जाता है समाज के द्वारा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा में बता सकते हो आप। नैतिक पतन, नैतिक पतन में स्टूडेंट अपन ये बता सकते हैं, नैतिक पतन में जैसे चोरी डकैती, ये नैतिक पतन है, ये किसके कारण होते हैं, मेनली गरीबी के कारण होती है। इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने होते हैं तो उसमें जहाँ तक हम देख पाते हैं तो उसमें गरीबी के कारण ही वो इस प्रकार के कदम उठा पाते हैं। यदि गरीबी न हो तो वो इस प्रकार की डकैती, चोरी,
अनैतिक कार्य न करें, बट गरीबी के में इस प्रकार से वो फैल जाती है कि उनको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो अनैतिक कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, ये सब इसमें आप बता सकते हो। इसके बाद हम बता सकते हैं क्राइम बढ़ता है, अपराधवृत्ति जैसे चोरी है, जेब कतरी है, लूटपाट है, आगजनी है, ये भी अपराधवृत्ति भी गरीबी के कारण ही मिलती है। रोजगार के कोई साधन नहीं होते हैं, आय के कोई सोर्स नहीं होते हैं, इसलिए वो हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे अनैतिक कार्य होते हैं समाज में। फिर आप बता सकते हो आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन अनइक्वलिटी, इकोनॉमिक आर्थिक विषमता फैलती है, गरीब अधिक गरीब होता है, अमीर अधिक अमीर बनता जाता है, तो ये गरीबी के कारण ही होता है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए एक क्राइटेरिया रह जाता है, गरीब और अमीर के एक अलग ग्रुप बनने लगते हैं। इसके बाद राजनीतिक शोषण भी होता है, पॉलिटिकल रीजन भी आप बता सकते हो। देखो पॉलिटिकल रीजन आप बता सकते हो, कुछ गरीब लोगों में अपने वोटिंग पावर का भी वो यूज नहीं कर पाते हैं गरीबी के कारण। ठीक है, तो राजनीतिक दुष्प्रभाव, राजनीतिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि उनके अधिकारों को भी वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो ये राजनीतिक शोषण भी हम गरीबी में देखने को मिलते हैं। गरीबी के में पॉइंट में आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये गरीबी वाला जो पॉइंट है, पोवर्टी वाला, ये आप तैयार करना, अच्छा पॉइंट है। सेक्शन सी में या सेक्शन बी में आ सकता है। सेपरेटली मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ये जोड़ली आते हैं तो सेक्शन सी में आएंगे, और सेपरेटली आएंगे तो सेक्शन बी में आएंगे 8 नंबर के लिए। सेपरेटली आपको पूछ लिया पोवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और या फिर असमानता के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को स्टूडेंट तैयार करने हैं। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी। तो भारत की में जो मेन समस्या है वो आज भारत क्या है, युवाओं का देश है, वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, बेरोजगारी। तो काफ़ी सोचने वाला विषय है कि भारत में बेरोजगारी है तो किस प्रकार की बेरोजगारी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बेरोजगार किसको बोलते हैं। ठीक है, बेरोजगार किसको बोल सकते हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि जो काम जिसको काम नहीं मिलता है वो बेरोजगार है। उसकी भी कुछ एक क्राइटेरिया होता है, एक योग्यता रखता है, वो जॉब करना नहीं चाहता है तो बेरोजगार थोड़ी मानेंगे हम उसको। ठीक है, उसकी एबिलिटी है बट वो वर्क नहीं करना चाहता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेरोजगार है। ठीक है, या फिर जिसके पास योग्यता है उसको काम नहीं मिलता है। ठीक है, एक व्यक्ति एबिलिटी रखता है बट वो वेतनभोगी नहीं है तो वो बेरोजगारी की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को कुछ दिमाग में ये ध्यान रखना होगा कि बेरोजगार व्यक्ति वह है जो अपनी योग्यता होते हुए भी वेतनभोगी कार्य नहीं कर पा रहा है। मतलब वो चाहता है, उसकी एबिलिटी है, वो चाहता है रोजगार प्राप्त करना, बट उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सही मायने में बेरोजगार वो ही है। एबिलिटी है, वो उस एबिलिटी के बदौलत अपनी नौकरी भी चाहता है, वेतनभोगी बनना चाहता है, बट उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बेरोजगार। ठीक है, इसके लिए देखिए ये 2 विशेषताएं अपने को ध्यान में रखनी है। पर्सन हैविंग डिजायर टू वर्क, देखिए 2 बातें अपने को ध्यान रखनी होगी। बेरोजगारी की यदि डेफिनेशन अपने को देनी है तो क्या ध्यान रखनी होगी, पर्सन हैविंग डिजायर टू वर्क, पर्सन हैविंग एबिलिटी टू वर्क, काम करने की इच्छा रखने वाला और काम करने की योग्यता रखने वाला। ठीक है, दोनों ही बात ध्यान में रखनी है। योग्यता है और काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है। योग्यता है, काम नहीं करना चाहता और आप तो बेरोजगार है, वो नहीं करना चाहता है तो हम बेरोजगार लिस्ट उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, और या फिर वो काम करना चाहता है बट एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, परंतु उसको डॉक्टर की नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसकी वो एबिलिटी नहीं है।
अब एबिलिटी नहीं है तो कैसे मिल सकती है? और वो कहे कि मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था और मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब के लिए, डॉक्टर की जॉब के लिए जो एबिलिटी है वो उसके पास है नहीं, तो क्या बताइए आप, वो बेरोजगार है क्या? वो बेरोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी भी हो, डिजायर टू वर्क, और काम करने की इच्छा भी रखता हो। वो इच्छा तो रखता है कि मैं डॉक्टर का काम करना चाहता हूँ, बट एबिलिटी नहीं। ठीक है, दोनों है, एबिलिटी भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, और वो डिजायर हो, काम करने के लिए तैयार भी हो। दोनों ही केस में और फिर भी उसको नहीं मिल पाता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगार है। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। ये नहीं कि ये देखो छोटे छोटे पॉइंट है, जब अपने को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम भी प्राइमरी या छोटे बच्चों की तरह उसकी डेफिनेशन देते हैं, तो ये सही नहीं है। आप कॉलेज में पढ़ते हो तो उसको आपको अच्छी तरह से डिफाइन करना है कि बेरोजगार की लिस्ट में आप किसको रखते हो। ठीक है, क्या उसकी विशेषता होता है कि ये विशेषता है, इस विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही जो इसमें फॉलो करेगा वही इसमें आएगा। जैसे पॉवर्टी में भी मैंने आपको बताया था कि ये नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसकी भी हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी, किस बेस बताया था, एक क्राइटेरिया बताया था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हमने ये कहा था कि ये पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अपर पॉवर्टी लाइन। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार के किसको बोल सकते हो, उसकी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि भाई ये बेरोजगार है, ये रोजगार है। ठीक है, रोजगार शुदा है, ये बेरोजगार शुदा है, ये अपन बोल सकते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया, काम करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, काम की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही, और जिसको काम नहीं मिलता है वो बेरोजगार है। ठीक है, पर्सन हैविंग डिजायर टू वर्क एंड पर्सन हैविंग एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में हम बात करें अब, तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगार की प्रकृति किस प्रकार की है, नेचर कैसी है, वो हम नेचर के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार की हम भारत में बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में किस किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये अपना मेन पॉइंट है, और इसमें ये सब पॉइंट भी है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये सेक्शन ए में 2 नंबर के लिए इसमें से कोई एक पॉइंट उठा के आपको पूछ सकता है कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है, हम बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आपको पूछ लिया कि रचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि रोजगार के साधन कम है और नंबर ऑफ पर्सन अधिक है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अवसरों की मात्रा में कमी, श्रमिकों की संख्या की तुलना में अवसरों की मात्रा में कमी, ये स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। मतलब आप अवसर है वो 500 पोस्ट के लिए है और भीड़ है वो 5 लाख, अवसरों की कमी। ठीक है, ठीक है, अवसर कितनों को मिलेगा? अवसर मिलेगा 500, और लाइन में कितने हैं? 5 करोड़। तो श्रमिकों की संख्या की तुलना में रोजगार के अवसरों की मात्रा कम। ठीक है, और ये रचनात्मक स्ट्रक्चरल की अधिक देखने को मिलती है। कोई भी जॉब आती है तो वहाँ लाइन में, कतार में हम देखते हैं अधिक संख्या रहती है। ठीक है, ये नहीं है कि अवसर है 5 और कतार में 3 व्यक्ति ही खड़े हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को अधिक मिलता है। ठीक है, आपके अवसर आपने दिए, जैसे फैक्ट्री में लेबर के अवसर है कि लेबर अपने को रखनी है, फैक्ट्री के मालिक को रखनी है 500। तो इस प्रकार की योग्यता वाले, इस प्रकार की एबिलिटी वाले आपके पास 5000 पहुंच जाएंगे। अब आपको चॉइस करनी है कि आपको उन 5000 में से किन को लेना है, क्योंकि आप लेना चाहते हो ओनली 500 लेबर,
500 लेबर को ही आप सिलेक्ट करोगे। तो ये रचनात्मक बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है भारत में। सबसे ज़्यादा हम कहें तो यही है, मात्रा में अवसरों की मात्रा में कमी है। ठीक है, अवसर हम कम देते हैं और भीड़ अधिक बढ़ती जा रही है। तो स्ट्रक्चरल का मतलब आप समझ गए होंगे रचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। तो स्टूडेंट आपको जैसे 2 नंबर के लिए इसने पूछा है कि रचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो आप आई थिंक बता सकते हो कि श्रमिकों की संख्या की तुलना में रोजगार के जो अवसर है की मात्रा कम होती है। श्रमिक अधिक मिलते हैं, अवसर कम दिए जाते हैं। वो ही योग्यता वाले आपने कोई वैकेंसी निकाली, उस वैकेंसी में आपको 1000 लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन दिया उस एबिलिटी के वहाँ पर आपके पास 1000 के लिए 10,000 कतार में है। तो इस प्रकार से आप उनमें से अच्छी योग्यता वाले जैसे भी है, तो जिनको नहीं मिला है तो वो तो बेरोजगारी रहेगी ना, वही योग्यता है। आपको सिलेक्ट करने हैं 1000, आपके पास 10,000 है, तो आपने 1000 को तो सिलेक्ट कर दिया क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, आप इतने ही अवसर दे सकते हो। तो 9000 है, वो क्या रहेगा, वो बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, रचनात्मक बेरोजगारी ये आजकल अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अलग रोजगार। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रचनात्मक बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अलग रोजगार। अलग बेरोजगारी, अलग रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अलग रोजगार। इसका मतलब आपको रोजगार मिला हुआ है पर अलग है, कम है। तो इसका मीनिंग आप ये बता सकते हो कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको, योग्यता के अकॉर्डिंग वेतन नहीं मिल पा रहा है, उससे कम मिल पा रहा है, उसको बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मंथली मिलने चाहिए थे वो 50,000, कितने 50,000, बट आपको मिल रहे हैं 5,000, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्चुअल में ये मिलना चाहिए था, रियल में आपको 5,000 ही मिल रहे हैं, 50,000, बट योग्यता वही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, अलग रोजगार। ठीक है, तो ये भी बेरोजगार जैसी ही स्थिति है, जिसको जैसे 50,000 है योग्यता के अकॉर्डिंग, उसको कितने मिलने चाहिए, 50,000 रुपये सैलरी के, उसको मिल रहे हैं कितने, 5,000 रुपये। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, अलग रोजगार, योग्यता से कम वेतन मिलना। ठीक है, योग्यता से कम वेतन मिलना, इसको ही बोलते हैं अलग रोजगार। बात समझ में आएगी ना, क्योंकि ये पॉइंट है वो सेक्शन ए के लिए तैयार करने हैं, एक एक या दो दो तीन लाइन में इसका मीनिंग बताना होता है। मैंने स्टूडेंट की बात ये है कि सेक्शन ए में जो आते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप उसका जो मीनिंग है वो बताइए आप। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेज फिलअप करते रहते हैं। ठीक है, उससे कोई नंबर नहीं, आपको उसने पूछा है कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आप डायरेक्ट उसका जो मीनिंग है वो बताइए, इतना ही। इसमें आपसे आशा करता है कि 2 नंबर के लिए आप 1-2 लाइन में उसको जो भी सही आंसर है वो देंगे। और उसको आप 5 लाइन में 15 लाइन में लिखते हो तो भी आप भी समझते हो। अब आपको भी पता है कि भी अलग रोजगार का मतलब है योग्यता से कम वेतन। मीनिंग तो डायरेक्ट मीनिंग तो यही है इसका, योग्यता से कम वेतन है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, यही होता है ना। अब आप उसको 5 लाइन में 10 लाइन में, तो आप भी कहोगे सर 5 लाइन 10 लाइन में क्या लिखेंगे इसका, बट बेटा ऐसे भी कॉपियों में हम देखते हैं, जब चेक करते हैं तो 1 पेज लिख देते हैं, दिमाग में सोच लेते हैं पेज भरने, तो ऐसे नहीं देखना है। सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको जहाँ अधिक लिखना है वहीं अधिक लिखना है, अन्यथा इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब सीजन के अकॉर्डिंग वो चलती है, मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगारी रोजगार मिलता है। जैसे किसानों को ही हम ले लेते हैं, किसानों में भी
कटाई का काम होता है, बुआई का काम होता है, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। या सीजनल आप ले सकते हो, सर्दी के गर्मी के अलग अलग रोजगार आप देखते हो, ठीक है। गर्म कपड़ों का है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का है, गर्मी सर्दी के अलग अलग बिजनेस भी सीजनल बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप देखते हो कुछ दुकानों को लेकर सीजन के सौदागर, तो उसमें क्या है वो सीजन विशेष के काम करते हैं, ठीक है। जैसे अब पतंगबाजी का है तो वो इस प्रकार के मीटर रखते हैं, तो इस प्रकार से अपने सीजन विशेष के ही, और उसके बाद वो सीजन विशेष चले जाने के बाद क्या हो जाते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। किसानों में आप दे सकते हो अपने यहाँ राजस्थान में 1 या 2 फसल ली जाती है एनुअली साल में। कभी कभी रेनफॉल बारिश नहीं होती है तो एक फसल पे डिपेंड रहते हैं, तो एक फसल का जो काम करने के बाद वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मौसमी बेरोजगारी बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे अपने राजस्थान की हम बात करें तो बुआई के समय गेहूँ, ये चने, ये तो अक्टूबर नवंबर तक बुआई का काम होता है, उसके बाद वो क्या होते हैं, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। फिर कटाई का काम कब होता है, मार्च अप्रैल में होता है, तो फिर वापस उनको रोजगार मिल जाता है। इस प्रकार से ये मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिंग, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में अपने को ये बताना है व्यापार चक्रों में, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी में कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, सीजनल पे लिख देते हैं कि सीजन विशेष में है, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। सीजन विशेष में रोजगार मिलता है, उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं, उसको ये साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते स्टूडेंट। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है तेजी या मंदी। हम व्यापारियों के पास बैठते हैं तो व्यापारी कहते हैं अब तेजी है, अब तो मंदी का दौर चल रहा है, उसके लिए ये चक्रीय बेरोजगारी। तो मंदी के दौर में रोजगार खत्म हो जाते हैं, तेजी के दौर में रोजगार मिल जाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अलग अलग विश्व में जो मंदी आती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अलग अलग शेयर मार्केट है, सेवी है, इनके अकॉर्डिंग पूंजी बाजार है, मुद्रा बाजार है, इनके कारण भी ये तेजी मंदी का दौर सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से तेजी या मंदी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो एजुकेटिव अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब शिक्षित बेरोजगारी, और ये एजुकेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी, इससे सरकारें भी लगती है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश के लिए घातक हो सकती है, इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि शिक्षित बेरोजगारी अधिक न फैले और उसके लिए अधिक से अधिक उपाय किए जाए, क्योंकि ये जो शिक्षित बेरोजगारी है ये देश के निर्माता है। यदि इनको ही आपने रोजगार नहीं दिया तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, एक देश से दूसरे देश में पलायन कर जाएंगे और अपनी ये जो योग्यता है, अपनी जो एबिलिटी है वो दूसरे देशों में जाकर वो अपना माइंड लगाएंगे और वहाँ पर उनका बेनिफिट लिया जाएगा। इसलिए एक देश का जो नागरिक है जो अपनी योग्यता रखता है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी अपने ही देश में काम कर लगाना चाहता है, बट रीजन के कारण, प्रॉब्लम के कारण उसको इस प्रकार की जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए वो क्या करता है अपनी योग्यता अपने इंडिया में, अपने भारत में या अपने देश में लगाना चाहता है, बट उसको इस प्रकार के एबिलिटी के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिलता है तो देशों में चला जाता है और वहाँ पर अपनी फुल एफिशिएंसी देता है। तो आप देखो डेवलप कंट्रियाँ है, बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री की बात हम अमेरिका करें, ब्रिटेन करें, वहाँ पर भी हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर विराजमान हैं। आप तो वो एबिलिटी अपनी यहाँ पर किया जाता है। मैनेजर्स ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, अपने इंडिया मुल्क के काफ़ी बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये शिक्षित बेरोजगारी है, ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए प्रत्येक सरकार को चाहिए कि शिक्षित बेरोजगारी को रोका जाए, जो जैसी एबिलिटी रखता है उसके अकॉर्डिंग उसके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसलिए सरकारें प्रयास भी करती है। तो शिक्षित बेरोजगारी आप समझ गए होंगे।
जो जिन्होंने अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज कर रखे हैं, उस योग्यता के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो शिक्षित बेरोजगार में आते हैं। क्लियर भाई? इसके बाद भी और है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निक में चेंज होने के कारण बेरोजगार हो गए, उसको टेक्निकल या तकनीकी बेरोजगार कह सकते हैं। फिर है छिपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी। तो छिपी बेरोजगारी में ये है स्टूडेंट, आप ये बता सकते हो कि इसमें ये लगता है कि ये रोजगार है इसके पास, बट उसके पास रोजगार नहीं है। तो ये कृषि कार्य में छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। एक फील्ड है, उसमें एक फार्म में एक किसान काम करता है, उसके 3 बच्चे हुए, वो भी उसी में काम करते हैं। और उनको पूछा क्या काम कर रहे हो, अब वो काम उनको मिला नहीं, इसलिए वो कहते हैं कृषि कार्य करते हैं। तीनों भी वही काम करते हैं, उसके पिताजी वही काम करते हैं, और वो जो फील्ड का एरिया है वो लिमिट का है। तो ये छिपी बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में पर्टिकुलर 1% की रिक्वायरमेंट है, उसमें वो 4% काम कर रहे हैं। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये छिपी बेरोजगारी कृषि में अधिक देखने को मिलती है। एक फ्रिक्शनल बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। अब ये भी नया है, तकनीकी में ये है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। तो ये क्या होती है स्टूडेंट, ये नया लिखा इसने, इसमें नवीनतम तकनीक लगाने पर पुराने कर्मचारियों को हटाया जाता है, क्योंकि नई तकनीक नहीं जानते हैं, इसलिए नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तक वह बेरोजगार हो जाते हैं। इसे ही प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो देखिए इसमें 2, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी का मतलब ये है कि नई टेक्निक आ गई, पुराने टेक्निक के लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनको वापस ट्रेंड करना पड़ेगा। उनको कह दिया कि भाई ये ट्रेनिंग लेके आओ आप, इसलिए 2-5 महीने वो ट्रेनिंग पर जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये प्रतिरोधात्मक अवरोध आया, रोजगार मिला हुआ था, अवरोध आया, किसके कारण, टेक्नोलॉजी में चेंजेस के कारण अवरोध आया। वो टेक्निक उसको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और उसके बाद वापस उसको जॉब मिलेगा। तो ये प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ठीक है। टेक्निकल बेरोजगारी में क्या है, टेक्निक में एक चेंजेस होने के कारण उसको फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है कि भाई आपको नहीं आता है। जैसे पहले मैनुअल काम होता था, बाद में कंप्यूटराइज कर दिया गया, रेलवे को भी कर दिया गया, सभी डिपार्टमेंट को कर दिया गया। तो जो पुराने कर्मचारी उनको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता है, अब उनको ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, या फिर उनको VRS दे दिया गया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, उनको कहा गया कि या तो आप ये टेक्निक करिए। अब उनकी रिटायरमेंट की 2 महीने 5 महीने हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका रिटायरमेंट भी होना है, इसलिए उनको जॉब से ही हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार से टेक्निकल है। और ये प्रतिरोधात्मक में क्या होता है, इसमें कुछ टाइम के लिए अवरोध आता है, वापस मिल जाती है। मतलब नई टेक्निक आई तो नई टेक्निक को उसको नॉलेज लेना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, ट्रेनिंग लेने के बाद वापस उसको लगा दिया जाए। और टेक्निक वाले में तकनीकी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, उसमें उसको फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, नई टेक्निक उसको आती नहीं है, इसलिए वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। ये टेक्निक होती है। तो इस प्रकार से हमने बात की, ठीक है। इनमें से कोई एक पॉइंट आपको पूछेगा, आपको पूछ सकता है, क्या पूछेगा ही, इसलिए अपने को पॉइंट टू पॉइंट अपने को बात करनी है। जैसे आपको पूछ ले अल्प रोजगार क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होती है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी पूछी जाती है। ये तकनीकी और प्रतिरोधात्मक में थोड़ा सा इक्वलिटी लगती है अपने को भी, तकनीकी टेक्निक में कमी के कारण, प्रतिरोधात्मक इसमें भी टेक्निक में नवीन टेक्निक होता है, परंतु प्रतिरोधात्मक क्या होता है, वापस जॉब मिल जाती है, कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद उसको जॉब मिल जाती है। और टेक्निक वाले में क्या होता है, उसमें उसको वापस जॉब नहीं मिलती है, टेक्निक में चेंजेस के कारण नई टेक्निक के लोग ही वहाँ काम करते हैं, और वो पहले वाले लोगों की छुट्टी कर दी जाती है, ये टेक्निक वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने जो बात की भारत में बेरोजगारी की, भारत में बेरोजगारी के क्राइटेरिया बताया कि किसको आप रोजगार बता सकते हो,
ठीक है, उसके लिए हमने बात की। इसके बाद बात हुई हमारी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो बेरोजगारी है उसकी किस प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है, उस पर हमने बात की। आगे भी चर्चा जारी रहेगी इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी मेन पॉइंट है, करंट पॉइंट है। इस पर युवाओं को बात करनी ही होगी, इसके समाधान भी हमें खोजने ही होंगे कि भारत में बेरोजगारी का क्या अनुमान रहा है, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, बेरोजगारी के क्या दुष्प्रभाव रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं इसको रिमूव करने, हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि ये युवाओं का प्रश्न है। इसलिए इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।